नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, ममता का मोदी पर सीधा हमला, पूछा मुख्यमंत्री क्या केंद्र के बंधुआ हैं। एक और सर्वे ने बताया मोदी की लोकप्रियता 7 साल में सबसे नीचे पहुंची। पूर्व चीफ जस्टिस बोले कोर्ट के आदेशों तक को नहीं मानती योगी सरकार। ब्लैक फंगस का बढ़ा प्रकोप, इंजेक्शनों की भारी कमी, कालाबाजारी शुरू। हमास ने कहा हो सकता है युद्ध विराम, लेकिन इजराइल के हमले जारी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुरुवार को हुई वर्चुअल बैठक के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन पर करारा हमला किया है। बनर्जी ने कहा है कि इतने सारे मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल थे, लेकिन किसी को भी बोलने नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य के किसी भी जिला अधिकारी को इस बैठक में जाने नहीं दिया। ममता ने कहा हम सभी मुख्यमंत्री बेहद अपमानित महसूस कर रहे हैं और हम ये देखकर हैरान हैं कि प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई, लेकिन वहां सभी मुख्यमंत्री कठपुतलियों की तरह बैठे रहे और उन्हें बोलने नहीं दिया गया। क्या वे यानी मुख्यमंत्री बंधुआ हैं, गुलाम हैं? उन्होंने कहा कि आज की जो बैठक रही वो पूरी तरह से फ्लॉप रही। बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों को बोलने दिया गया, लेकिन बाकी राज्यों के डीएम को मौका तक नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश का जो संघीय ढांचा है उसे बर्बाद कर दिया गया है और मोदी सरकार संविधान के प्रावधानों को भूल गई है। ममता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन के बारे में, रेमडेसिविर के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं पूछा, यहाँ तक कि ब्लैक फंगस के बारे में भी कोई चर्चा नहीं की। तो एक तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा फूट गया है। वो पहले से नाराज है। जिस तरह से केंद्र सरकार उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है, उनके मंत्रियों को, उनके 2 और विधायकों को, 4 लोगों को जेल में भिजवा दिया है नारद घोटाले के मामले में, और वहां के गवर्नर भी लगातार अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं। तो शायद ममता बनर्जी ने इस मौके को चुना कि इस मौके पर अपना विरोध जाहिर करेंगे, और इसीलिए जब प्रधानमंत्री ने देश भर के डीएम को इकट्ठा किया था संबोधित करने के लिए, उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल थे, तो उन्होंने अपने इलाके के, प्रदेश के डीएम को आने से मना कर दिया, जिलाधिकारियों को, और उस मीटिंग में खुद रहीं। और मीटिंग के बाद उन्होंने साफ कहा कि किसी को बोलने नहीं दिया गया, केवल बीजेपी शासित राज्यों के डीएम को बोलने दिया गया, बाकी राज्यों को वहां के डीएम को चुप रखा गया। इसी तरह से मुख्यमंत्री भी वहां चुपचाप बैठे रहे और प्रधानमंत्री अपनी जो मोनोलॉग की आदत है वो करते रहे। जो मुख्य मुद्दे थे उन पर कोई चर्चा नहीं की, उन पर कोई सवाल जवाब नहीं हुए। तो ये संघीय ढांचे पर हमला इस लिहाज से भी है क्योंकि प्रधानमंत्री सीधे जिलाधिकारी से क्यों बात करेंगे। प्रधानमंत्री का एक अपना दायरा है, उन्हें मुख्यमंत्री से बात करना चाहिए, राज्य सरकारों से बातचीत करना चाहिए और उसके साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उनको बाईपास कर रहे हैं और सीधे निचले स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, जो कि एक संघीय ढांचे पर प्रहार की तौर पर देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि केवल ममता बनर्जी इस तरह से खुलेआम अपनी शिकायतें प्रकट कर रही हूं, नाराजगी प्रकट कर रही हूं, तो ऐसा नहीं है। इसके पहले झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने उनको फोन किया, लेकिन वो अपनी बात कहते रहे, मन की बात कहते रहे। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मेरी बात मुझे कहने का मौका भी नहीं दिया। तो ये तमाम जो गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर एक कसमसाहट है, छटपटाहट है, बेचैनी है, क्योंकि केंद्र सरकार और खासतौर पे मोदी इस तरह से काम कर रहे हैं जिसमें वो राज्य सरकारों को छोटा और अप्रासंगिक साबित करना चाहते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि वही सर्वे सर्वा है, वही सब कुछ तय कर रहे हैं, वही सबसे बात करेंगे, वही सारे निर्णय लेंगे। तो ये एक खतरनाक स्थिति है और इसका विरोध अगर मुख्यमंत्रियों की तरफ से शुरू हो गया है, जैसे पहले
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया और अब ममता बनर्जी कर रहे हैं। अगर दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस तरह से सामने आकर अपनी बातें कहने लगे, विरोध प्रकट करने लगे, तो एक तरह की टकराहट केंद्र और राज्यों के बीच शुरू हो जाएगी, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए कोई सुखद स्थिति नहीं होगी। लेकिन ये स्थिति बन रही है तो उसकी वजह है केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद। अगर स्थितियां बिगड़ती हैं, केंद्र राज्यों के बीच टकराव होता है और उससे राज्यों के विकास कार्य प्रभावित होते हैं, राज्यों के शासन में अड़चने आती हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में अभी कोरोना का संकट एकदम से बढ़ रहा है, लेकिन अगर केंद्र सरकार का रवैया देखें, राज्यपाल का रवैया देखें, तो उनकी प्राथमिकता राज्य सरकार को परेशान करने की है, ना कि कोरोना से निपटने में उसकी मदद करने की है। तो यही बाकी राज्यों में भी आप देख सकते हैं, स्थितियां इसी तरह से पैदा की जा रही हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पिछले 7 साल के न्यूनतम स्तर पर है। हालांकि वे अभी भी देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, पर उन्हें पसंद करने वालों से ज्यादा संख्या उन्हें नापसंद करने वालों की हो गई है और ये भी 7 साल में पहली बार हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी सी वोटर ने अपने हालिया सर्वेक्षण में पाया है कि इसमें भाग लेने वालों में से सिर्फ 37% लोगों ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी के कामकाज से बहुत संतुष्ट हैं। पिछले साल के सर्वेक्षण में मोदी के कामकाज से बहुत संतुष्ट लोगों की तादाद 65% थी। जाहिर है कि ये बहुत बड़ी गिरावट है। सी वोटर के संस्थापक यशवंत देशमुख ने रॉयटर्स से कहा, नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर मॉर्निंग कंसल्ट नामक अमेरिकी संस्था ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में सितंबर 2019 से अब तक की सबसे बड़ी 22% की गिरावट आई है। तो कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें अमेरिकी संस्था मॉर्निंग कंसल्ट की बात की थी, जिसने अपने सर्वेक्षण में बताया था, ऑनलाइन सर्वेक्षण किया था उसने, करीब 11,000 लोगों को ट्रैक करते एक हफ्ते तक ट्रैक किया और फिर उनकी जो राय थी उसका औसत निकाल के बताया कि करीब 22% जो उनकी लोकप्रियता है उसमें पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही गिरावट आई है। अब ये सी वोटर भारतीय संस्था है और ये लंबे समय से नेताओं की ट्रैकिंग का काम करती रही है, काफी विश्वसनीय मानी जाती है। हालांकि इस पर भी आरोप लगते रहे, लेकिन आप देखें कि इसके जो ये परिणाम है वो काफी, हमारे जो अनुमान है, आम लोगों की जो राय है उसके काफी नजदीक है और सभी मानते हैं कि 7 साल में इस समय प्रधानमंत्री की लोकप्रियता सबसे निचले स्तर पर चली गई है और उसमें भारी गिरावट भी आ गई है। तकरीबन 22% से ज्यादा की, माफ कीजिएगा, करीब 25% की गिरावट आ गई है और ये बताता है कि प्रधानमंत्री के कामकाज के बारे में लोगों की राय भी बदल रही है, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरह से अब उन लोगों की राय बदल गई है जो पहले मानते थे कि ये सरकार ठीक काम कर रही है और अब इसको उन्होंने नकार दिया है। तो ये एक वार्निंग बेल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी कार्यशैली का फिर से सोचने के बारे में, वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से सरकार चला रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि ये सरकार अब ये इस तरह का इसका पूरा छवि बन रही है कि ये नाकारा सरकार है, निकम्मी सरकार है और प्रधानमंत्री भी नाकाबिल हैं, वो अपने को साबित नहीं कर पा रहे हैं और उनकी सारी दिलचस्पी सत्ता हासिल करने में है, राज्यों में और केंद्र में अपनी सरकार कायम करने में है और इससे आगे बढ़कर देश को एक अच्छी शासन व्यवस्था देने में उनकी दिलचस्पी या उनकी योग्यता उनके पास नहीं है। तो ये जो सर्वे है, अगर यूं ही डाउन ट्रेंड चलता रहा तो आगे चलकर प्रधानमंत्री की जो छवि है और जो लोकप्रियता है दोनों बहुत नीचे आ जाएगी और उसका बहुत बड़ा खमियाजा उनकी पार्टी को, उनकी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हाईकोर्ट के आदेशों को भी स्वीकार नहीं करती है। ये बात किसी आम आदमी, किसी राजनेता ने नहीं कही है, बल्कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने कही है। वकालत की खबरों को कवर करने वाली वेबसाइट
बार एंड बेंच को दिए इंटरव्यू में जस्टिस माथिर से पूछा गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में आंशिक लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। क्या जस्टिस माथुर मानते हैं कि हाई कोर्ट का ये आदेश न्यायिक अतिक्रमण था या ऐसा आदेश उस वक्त की जरूरत था? तो बता दें कि योगी सरकार ने इस आदेश को नहीं माना था। आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि 5 जो बड़े शहर हैं उत्तर प्रदेश में उनमें लॉकडाउन लगा दिया जाए और राज्य सरकार ने नहीं माना था। उसके खिलाफ वो कोर्ट में चली गई थी, सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट से उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। तो इस सवाल के जवाब में जस्टिस माथुर कहते हैं कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि आखिर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सही आदेश का पालन क्यों नहीं किया। जस्टिस माथुर कहते हैं, आखिर क्यों राज्य सरकार न्यायपालिका को अपना दुश्मन समझती है? न्यायपालिका भी राज्य का एक हिस्सा है। हाई कोर्ट का वो आदेश किसी भी तरह से अतिक्रमण नहीं था, ये पूरी तरह से सही था और आदेश में सब कुछ साफ लिखा गया था। इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में जस्टिस माथुर ने यूपी सरकार द्वारा एनएसए के गलत इस्तेमाल की बात भी कही थी। तो उत्तर प्रदेश में कानून की जो अवज्ञा हो रही है, अवहेलना हो रही योगी सरकार की तरफ से, उसको लेकर चौतरफा सवाल उठ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बार बार ऐसे निर्णय दिए हैं, ऐसे निर्देश दिए हैं जो कि राज्य के हित में थे, लेकिन योगी सरकार अपनी अहमन्यता में और अपने अड़ियलपन में और इस हेठी में कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानती और वही करेगी जो उसको पसंद है, ये कहते हुए या तो उन आदेशों की अवहेलना की है या फिर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई है। और ये दुर्योग कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए या कोई सेटिंग कही जाए कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मन मुताबिक फैसले मिलते रहे हैं, जिससे वो जो चाहते रहे हैं वो करते रहे हैं। ये 2 फैसले, चाहे वो अभी आपने देखा कि कोरोना के मामले में उन्होंने लॉकडाउन का आदेश दिया था, फिर ये भी कहा था कि शिक्षकों की मौत पर 1 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए। इसके पहले जो सीए के आंदोलन में कार्यकर्ता थे, उनके जो पोस्टर बैनर लगाए गए थे, उसके बारे में उसने बड़े कड़े निर्देश दिए थे। हाथरस कांड के जांच के बारे में हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा था। तो राज्य सरकार का जो चरित्र है, जो रवैया है, वो एक तरह से कानून की अवहेलना करने वाला बन गया है कि उसे कानून से कोई मतलब नहीं, कानून का सम्मान वो नहीं करेगी, वो जो चाहेगी, जो मर्जी आएगी वो करेगी। और यही इसी को अंडरलाइन कर रहे हैं जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर कि ये राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं है। जुडिशरी सरकार का ही हिस्सा है और उसे उसका सम्मान करना चाहिए और उसकी तर्क संगत बातों को मानना चाहिए, ना कि उनको नकार कर उसकी छवि को नीचे लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगली खबर लेते हैं। कोरोना संक्रमण से अभी लोग उबरे भी नहीं थे कि ब्लैक फंगस के नाम पर एक नई आफत लोगों के मुंह के सामने आकर खड़ी हो गई है। ये ब्लैक फंगस जानलेवा होता जा रहा है। महाराष्ट्र में अब तक इससे 90 और मध्य प्रदेश में 31 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा भी कई राज्यों में मौतें होने की खबरें हैं और इससे संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजस्थान और तेलंगाना की सरकार ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना संक्रमण से उबर रहे मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाले इंजेक्शन लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी की जबरदस्त किल्लत हो गई है और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी लोग इस इंजेक्शन के लिए परेशान होकर एक शहर से दूसरे शहर के चक्कर लगा रहे हैं। इसकी कालाबाजारी भी होने लगी है। बता दें कि म्यूकोमाइकोसिस एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है। इससे संक्रमित लोगों में चेहरे का सुन्न होना, नाक में रुकावट, आंखों या गालों में सूजन और नाक में काली सूखी पपड़ी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। चिंता की बात यह है कि अब ये जानलेवा होता जा रहा है और इसका इंजेक्शन भी बाजार से गायब हो रहा है, उसकी कालाबाजारी हो रही है। तो एक महामारी से पूरा देश वैसे ही परेशान है कोरोना से, और उस पर ये ब्लैक फंगस भी बड़ी तेजी से फैल रहा है। ब्लैक फंगस बहुत कारणों से फैलता है और ये वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि थोड़ी बहुत मात्रा में हर व्यक्ति के शरीर में अमूमन होता है, और लेकिन वो जब एक मात्रा से बढ़ जाता है तो खतरनाक हो जाता है और इसके ऑपरेशन में कई बार आंखें तक निकालने के
ज़रूरत पड़ जाती है और ये जानलेवा भी होता है अगर समय पर इसका इलाज ना हो। मुश्किल ये है कि इसके इलाज की व्यवस्था भी बहुत सीमित जगहों पर है, राज्यों में बहुत कम जगहों पर इसका इलाज किया जा सकता है। इसलिए एक तो वो संकट है, दूसरा अगर इससे जुड़ी दवाइयाँ, इंजेक्शन वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि सरकार इस मामले में इस मोर्चे पर भी फेल हो रही हैं। वो भी इसकी तैयारी नहीं कर पाई हैं। जब पहला केस मिला था, शुरू में मिले थे, तभी सरकारों को चेत जाना चाहिए था, खासतौर से केंद्र सरकार को, और इसके जो टीके हैं, इंजेक्शन हैं, उनको सप्लाई को सुनिश्चित करना था ताकि इसकी बाजारी ना हो। लेकिन सरकार अपनी छवि बनाने में लगी है, सरकार को लोगों का ध्यान बटाने में ज़्यादा दिलचस्पी है, सरकार को मीडिया मैनेज करने में ज़्यादा दिलचस्पी है बजाय इस समस्या के समाधान ढूंढने में, लोगों को राहत देने में। आज की अंतिम खबर लेते हैं। उग्रवादी संगठन हमास के एक अधिकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जल्द ही युद्ध विराम हो सकता है। हमास के राजनीतिक अधिकारी मूसा अबू मरजौक ने लेबनान के अल मायादीन टीवी को बताया कि मुझे लगता है कि युद्ध विराम के संबंध में चल रहे प्रयास सफल होंगे। हमें उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के भीतर युद्ध विराम हो जाएगा। संघर्ष विराम आपसी समझौतों के आधार पर होगा। वहीं इजराइल ने कहा है कि ये लड़ाई इजराइल और फलस्तीनियों के बीच नहीं है बल्कि आतंकवादी संगठन हमास से है। अमेरिका में इजराइल के राजदूत गिलैड अर्दान ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हम ये टकराव नहीं चाहते हैं, हमने तो तनाव कम करने की कोशिश भी की है, लेकिन हमास लगातार हिंसा भड़का रहा है, जिसके बाद अब हम आतंकवादी ठिकानों को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, न कि मरहम पट्टी करने के बाद रुकना चाहते हैं। 10 मई से शुरू हुई इस लड़ाई में अभी तक 228 फिलिस्तीनी लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 12 इजरायली लोग हमास के हमलों में जान गंवा चुके हैं। तो दरअसल ये टकराव नहीं है, ये कोई हमास और इजराइल की लड़ाई नहीं है। एक सीधा साधा एक उत्पाती उपद्रवी देश इजराइल का बेकसूर फिलिस्तीनियों पर हमला है और वो हमास उनका जवाब दे रहा है। जिस तरह से फिलिस्तीन की ज़मीन पर लगातार इजराइल कब्जा कर रहा है, वहाँ अवैध बस्तियाँ बसा रहा है, उनको हटाने की कोशिश कर रहा है, खासतौर से अल अक्सा मस्जिद के आसपास से, उससे फिलिस्तीनियों में गुस्सा है, नाराज़गी है और ये बरसों पुरानी है, क्योंकि इजराइल का रवैया भी बरसों पुराना है। वो लगातार उनकी ज़मीन हड़पता जा रहा है। तो ये दरअसल इजराइल को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सफल नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका उसका सरपरस्त बना हुआ है इजराइल का। सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव पर वो बार बार रोक लगा रहा है और समाधान या कम से कम युद्ध विराम की स्थिति नहीं बनने दे रहा है। तो इस मामले में मानना पड़ेगा कि बाइडेन, जो कि ये कहते हुए आए थे कि वो मध्य पूर्व में शांति की स्थापना की कोशिश करेंगे, इजराइल को थोड़ा सा कसेंगे, वो ऐसा नहीं करते दिख रहे हैं और इजराइल के हौसले बड़े हैं और करीब 228 फिलिस्तीनियों की हत्या करने के बाद भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं, अपने हमलों को रोकने को तैयार नहीं है। हमास का कहना ये कितना सही है कोई नहीं जानता कि 1-2 दिन में युद्ध विराम हो जाएगा। किस स्तर पर बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि जॉर्डन इसमें कहीं शामिल है बातचीत में, युद्ध विराम के लिए कुछ अरब देश, सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है, हो सकता है यूरोपियन यूनियन भी इसमें लगा हो। लेकिन जब तक युद्ध विराम नहीं होता है तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।